अध्याय 1 पाठ 8 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। पापा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे पापा ने शाम का अखबार नीचे रखा। तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो बेटे? उन्होंने पूछा। क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलैक कार में आई थीं और वे लोग वीकेंड के लिए अपने बीच हाउस जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हमें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम गरीब बच्चे हैं। उन्होंने ऐसा कहा? पापा ने हैरानी से पूछा। हाँ, कहाँ? मैंने दुखी आवाज में जवाब दिया। मेरे पापा चुपचाप सिर हिलाते रहे, अपनी चश्मे को नाक की डंडी पर ठीक किया और फिर से अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब का इंतजार करता खड़ा रहा। साल 1954 था। मैं 9 साल का था। किस्मत के किसी अजीब मोड़ से मैं उसी सरकारी स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोग अपने बच्चों को भेजते थे। हमारा शहर मुख्य रूप से एक शुगर प्लांटेशन, चीनी के खेतों वाला इलाका था। प्लांटेशन के मैनेजर और अन्य अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसायी और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्राथमिक स्कूल में भेजते थे। 6ठी कक्षा के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर निजी स्कूलों में भेज दिया जाता था। क्योंकि मेरा परिवार सड़क के एक तरफ रहता था, इसलिए मैं इसी स्कूल में जाता था। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं अपने जैसे परिवारों के बच्चों के साथ किसी और स्कूल में जाता। 6ठी कक्षा के बाद वे बच्चे और मैं सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में पढ़ते। उनके लिए भी और मेरे लिए भी कोई निजी स्कूल नहीं था। आखिरकार मेरे पापा ने अखबार नीचे रख दिया। मैं समझ गया कि वे सोच रहे हैं। अच्छा बेटा, उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा। मैं पैसा कैसे बनाऊं? मैंने पूछा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बेटे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तब भी मैं समझ गया था कि इसका असली मतलब था, मैं बस इतना ही बताऊंगा, या फिर मुझे खुद जवाब नहीं पता, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी की शुरुआत अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया कि मेरे पापा ने क्या कहा था। जहां तक मुझे समझ में आता था, इस स्कूल में माइक और मैं ही 2 ऐसे बच्चे थे जो गरीब थे। माइक भी किस्मत के एक अजीब संयोग से इस स्कूल में पढ़ रहा था। स्कूल जिले की सीमा रेखा कहीं थोड़ी टेढ़ी खींच दी गई थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चों के साथ उसी स्कूल में आ गए थे। हम असल में बहुत गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास नई बेसबॉल ग्लव्स थीं, नई साइकिलें थीं, हर चीज़ नई नई। माँ पापा हमें ज़रूरी चीज़ें देते थे, जैसे खाना, रहने की जगह और कपड़े, लेकिन बस उतना ही। मेरे पापा अक्सर कहा करते थे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थीं, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए काम ज़्यादा था ही नहीं। तो हम पैसे कमाने के लिए क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? वह मान गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हमने पूरी सुबह यह सोचने में लगा दी कि पैसे कैसे कमाए जाएं। कभी कभी हम जिमी के बीच हाउस में मजे कर रहे उन कूल लड़कों की बातें भी करते थे। थोड़ा सा दुख होता था, लेकिन वह दुख अच्छा था क्योंकि वही हमें पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिरकार उस दोपहर अचानक जैसे बिजली चमक गई। हमें एक विचार सूझा। यह विचार माइक को एक विज्ञान की किताब से मिला था जो उसने पढ़ी थी। उत्साह में हमने हाथ मिलाया और इस तरह हमारी साझेदारी के पास अब अपना एक बिजनेस आइडिया था। अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने मोहल्ले में इधर उधर घूमते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे हमारे लिए अपनी टूथपेस्ट की ट्यूबें बचाकर रखेंगे। ज्यादातर बड़े लोग हैरानी भरी नजरों से देखते, फिर मुस्कुराते हुए हामी भर देते। कुछ लोग पूछते कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम जवाब देते, हम नहीं बता सकते, यह बिजनेस सीक्रेट है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, मेरी माँ परेशान होने लगी। हमने उसकी वॉशिंग मशीन के पास एक जगह चुन ली थी जहां हम अपना कच्चा माल इकट्ठा कर रहे थे। एक भूरे रंग के गत्ते के डिब्बे में, जिसमें पहले केचप की बोतलें रखी जाती थीं, इस्तेमाल की हुई टूथपेस्ट ट्यूबों का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मेरी माँ ने सख्ती दिखाई।
पड़ोसियों की गंदी मुड़ी तुड़ी इस्तेमाल की हुई टूथपेस्ट ट्यूबें देखकर उनका सब्र जवाब दे गया था। तुम लड़के आखिर कर क्या रहे हो? उसने पूछा। और अब ये मत कहना कि यह कोई बिजनेस सीक्रेट है। या तो इस गंदगी के साथ कुछ करो, वरना मैं इसे फेंक दूंगी। माइक और मैंने बहुत मिन्नतें की, गिड़गिड़ाए और समझाया कि बस थोड़ी ही देर में हमारे पास पर्याप्त सामग्री हो जाएगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उसे बताया कि हम 2-1 पड़ोसियों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी टूथपेस्ट पूरी कर लें और हमें उनकी ट्यूबें मिल जाएं। माँ ने हमें 1 हफ्ते की और मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख पास आ गई और दबाव बढ़ गया। मेरी पहली साझेदारी को मेरी अपनी माँ की तरफ से बेदखली की चेतावनी मिल रही थी। अब माइक का काम था पड़ोसियों से कहना कि वे जल्दी जल्दी अपनी टूथपेस्ट खत्म करें, ये कहते हुए कि वैसे भी उनके दंत चिकित्सक ने उन्हें ज्यादा बार ब्रश करने को कहा है। मैं उत्पादन लाइन तैयार करने में लग गया। एक दिन मेरे पापा अपने एक दोस्त के साथ घर आए और उन्होंने ड्राइववे में 2-9 साल के लड़कों को देखा, जिनकी उत्पादन लाइन पूरी रफ्तार से चल रही थी। चारों तरफ बारीक सफेद पाउडर फैला हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए छोटे छोटे दूध के कार्टन रखे थे और हमारे घर की हिबाची ग्रिल लाल लाल गरम कोयलों के साथ पूरी तेजी से जल रही थी। पापा ने सावधानी से आगे बढ़कर देखा, क्योंकि उन्हें गाड़ी ड्राइववे के नीचे खड़ी करनी पड़ी। उत्पादन लाइन ने कारपोर्ट का रास्ता रोक रखा था। जैसे जैसे वे और उनके दोस्त पास आए, उन्होंने देखा कि कोयलों के ऊपर एक स्टील का बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूबें पिघलाई जा रही थीं। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूबों में नहीं आती थी। ट्यूबें शीशे लेड की बनी होती थीं, इसलिए जब उन पर लगी पेंट झलकर उतर जाती थी तो ट्यूबों को उस छोटे स्टील के बर्तन में डाल दिया जाता था। वे पिघलकर तरल बन जाती थीं और मेरी माँ के बर्तन पकड़ने वाले कपड़ों पॉट होल्डर्स की मदद से हम पिघला हुआ सीसा दूध के कार्टनों के ऊपर बने छोटे से छेद से अंदर डालते थे। दूध के कार्टन प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरे हुए थे। चारों तरफ सफ़ेद पाउडर फैला हुआ था। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की पूरी थैली गिरा दी थी और पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहां बर्फीला तूफान आ गया हो। ये दूध के कार्टन असल में प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचों मोल्ड्स के बाहरी ढांचे थे। मेरे पापा और उनके दोस्त देखते रहे जबकि हम सावधानी से पिघला हुआ सीसा प्लास्टर ऑफ पेरिस के घन क्यूब के ऊपर बने छोटे छेद से अंदर डाल रहे थे। ध्यान से, मेरे पापा ने कहा। मैंने बिना ऊपर देखे सिर हिला दिया। आखिरकार जब सारा सीसा डाल दिया गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने पापा की तरफ मुस्कुराया। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उन्होंने सावधानी भरी मुस्कान के साथ पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे कहा था। हम अमीर बनने वाले हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम पार्टनर हैं। और उन प्लास्टर के सांचों के अंदर क्या है? मेरे पापा ने पूछा। देखिए, मैंने कहा, यह बैच अच्छा होना चाहिए। एक छोटे हथौड़े से मैंने उस सील पर हल्की हल्की चोट की जो सांचे को 2 हिस्सों में बांटती थीं। सावधानी से मैंने प्लास्टर मोल्ड का ऊपरी हिस्सा हटाया और एक शीशे का बना 5 सेंट का सिक्का निकेल बाहर गिर पड़ा। अरे नहीं, मेरे पापा चिल्ला उठे। तुम लोग शीशे से निकेल के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने कहा था। हम पैसा बना रहे हैं। मेरे पापा के दोस्त ने मुड़कर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मेरे पापा मुस्कुराए और सिर हिलाया। आग, इस्तेमाल हो चुकी टूथपेस्ट ट्यूबों का एक डिब्बा और उनके सामने सफेद धूल से लथपथ 2 छोटे लड़के कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि सब कुछ नीचे रख दें और उनके साथ घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएं। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें धीरे धीरे समझाया कि नकली मुद्रा बनाना, काउंटरफिटिंग क्या होता है। हमारे सपने चकनाचूर हो गए। आपका मतलब यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। इन्हें जाने दीजिए, मेरे पापा के दोस्त ने कहा। हो सकता है इनमें कोई प्राकृतिक प्रतिभा विकसित हो रही हो। मेरे पापा ने उन्हें घूर कर देखा। हाँ, ये गैरकानूनी है, मेरे पापा ने नरमी से कहा, लेकिन तुम लड़कों ने जबरदस्त रचनात्मकता और मौलिक सोच दिखाई है। आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे, फिर अपनी गंदगी साफ करने लगे। हमारा यह बिजनेस पहले ही दिन खत्म हो गया था। सफ़ेद पाउडर झाड़ते हुए मैंने माइक की तरफ देखा और कहा, शायद जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं,
हम सच में गरीब हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे पापा जाने ही वाले थे। लड़कों, उन्होंने कहा, तुम तभी गरीब होते हो जब हार मान लेते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुमने कुछ करके दिखाया। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने की बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। मैं फिर कहता हूं, आगे बढ़ते रहो, हार मत मानो। माइक और मैं चुपचाप खड़े रहे। शब्द अच्छे थे, लेकिन हमें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तो फिर आप अमीर क्यों नहीं हैं पापा? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल शिक्षक बनने का चुनाव किया, पापा ने कहा। स्कूल के शिक्षक आमतौर पर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हमें पढ़ाना अच्छा लगता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, लेकिन सच यह है कि मुझे खुद नहीं पता कि पैसा कैसे बनाया जाता है। माइक और मैं मुड़े और सफाई करते रहे। मुझे एक विचार आया। मेरे पापा ने कहा, अगर तुम लोग अमीर बनना सीखना चाहते हो तो मुझसे मत पूछो। माइक, अपने पापा से बात करो। मेरे पापा? माइक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारे पापा। मेरे पापा ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे पापा और मेरे बैंक वाले एक ही हैं, और वह तुम्हारे पिता की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि पैसे कमाने के मामले में तुम्हारे पापा बहुत होशियार हैं। मेरे पापा? माइक ने फिर से अविश्वास में पूछा। तो फिर हमारे पास स्कूल के अमीर बच्चों जैसी अच्छी कार और अच्छा घर क्यों नहीं है? अच्छी कार और अच्छा घर होना जरूरी नहीं कि आप अमीर हों या आपको पैसा बनाना आता हो, मेरे पापा ने जवाब दिया। जिमी के पापा काम करते हैं, चीनी के प्लांटेशन में काम करते हैं। वे मुझसे ज्यादा अलग नहीं हैं। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उनके लिए कार खरीदती है। चीनी की कंपनी इस समय आर्थिक मुश्किलों में है, और संभव है कि जिमी के पापा के पास जल्द ही कुछ भी न बचे। तुम्हारे पापा अलग हैं, माइक। लगता है वे अपना एक साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, और मुझे शक है कि कुछ ही वर्षों में वे बहुत अमीर आदमी होंगे। यह सुनते ही माइक और मैं फिर से उत्साहित हो गए। नए जोश के साथ हम अपने अब बंद हो चुके पहले बिजनेस की गंदगी साफ करने लगे। साफ करते हुए हम यह भी योजना बनाते रहे कि माइक के पापा से कब और कैसे बात करेंगे। समस्या ये थी कि माइक के पापा बहुत लंबे समय तक काम करते थे और अक्सर देर रात तक घर नहीं आते थे। उनके पास गोदाम थे, एक निर्माण कंपनी थी, दुकानों की एक श्रृंखला थी और 3 रेस्टोरेंट थे। रेस्टोरेंट ही उन्हें देर तक बाहर रखते थे। सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। वह उसी रात घर पहुंचकर अपने पापा से बात करने वाला था और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनना सिखाएंगे। माइक ने वादा किया कि पापा से बात होते ही वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे देर ही क्यों न हो जाए। रात 8:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। ठीक है, मैंने कहा, अगले शनिवार। मैंने फ़ोन रख दिया। माइक के पापा हमसे मिलने के लिए मान गए थे। शनिवार को मैं सुबह 7:30 बजे शहर के गरीब इलाके की ओर जाने वाली बस में चढ़ा। सबकों की शुरुआत। उस सुबह 8 बजे माइक और मैं उसके पापा से मिले। वे पहले से ही काम में व्यस्त थे, क्योंकि वे 1 घंटे से ज्यादा समय से काम पर लगे हुए थे। जैसे ही मैं उनके सादे, छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा, उनके निर्माण स्थल के सुपरवाइजर अपनी पिकअप ट्रक में वहां से निकल रहे थे। माइक मुझे दरवाजे पर मिला। पापा फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि पीछे के बरामदे में इंतजार करो, दरवाजा खोलते हुए माइक ने कहा। जैसे ही मैंने उस पुराने घर की दहलीज पार की, लकड़ी का फर्श चरमराने लगा। दरवाजे के ठीक अंदर एक सस्ता सा पायदान बिछा हुआ था। वह पायदान उन अनगिनत कदमों से पड़े घिसाव को छिपाने के लिए था जिन्हें यह फर्श सालों से सहता आ रहा था। साफ होने के बावजूद उसे बदले जाने की जरूरत थी। मैं जैसे ही संकरे बैठक खाने में दाखिल हुआ, मुझे घुटन सी महसूस हुई। कमरा पुराने, सीलन भरे, भारी भरकम फर्नीचर से भरा था, जो आज के समय में कलेक्टरों की चीजें मानी जातीं। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, दोनों थोड़ी सी मेरी माँ से थोड़ी बड़ी उम्र की थीं। उन महिलाओं के सामने एक आदमी कामगारों जैसे कपड़ों में बैठा था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखी थी, साफ सुथरी, करीने से इस्त्री की हुई लेकिन बिना स्टार्च के, और पैरों में चमकते हुए काम के जूते थे। वह मेरे पापा से लगभग 10 साल बड़ा लग रहा था। जैसे ही माइक और मैं उनके पास से होते हुए पीछे के बरामदे की ओर गए, वे सब मुस्कुराए। मैं भी झिझकते हुए मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, ये सब मेरे पापा के लिए काम करते हैं। वह जो उम्र दराज आदमी है, वह उनके गोदाम संभालता है,
और ये महिलाएं रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और जब तुम आए तो तुमने जो आदमी देखा वह निर्माण का सुपरवाइजर है, जो यहाँ से लगभग 50 मील दूर सड़क के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर, जो घरों की एक कॉलोनी बना रहा है, तुम आने से पहले ही निकल गया था। क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही चलता रहता है? मैंने पूछा। हमेशा नहीं, लेकिन काफी बार, माइक ने कहा और मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी खींचते हुए मुस्कुराया। मैंने अपने पापा से पूछा था कि क्या वे हमें पैसा कमाना सिखाएंगे, माइक ने कहा। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने हल्की सी जिज्ञासा और सावधानी के साथ पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर थोड़ा अजीब सा भाव आया और फिर उन्होंने कहा कि वे हमें एक प्रस्ताव देंगे। ओह, मैंने कहा और कुर्सी को पीछे दीवार से टिकाकर झुलाने लगा। मैं कुर्सी की 2 पिछली टांगों पर संतुलन बनाए बैठा था। माइक ने भी वैसा ही किया। क्या तुम्हें पता है वह प्रस्ताव क्या है? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के पापा चरमराते हुए जालीदार दरवाजे को धक्का देते हुए बरामदे में आ गए। माइक और मैं एकदम से खड़े हो गए, इज्जत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने हम दोनों के साथ बैठने के लिए कुर्सी खींचते हुए पूछा। हमने सिर हिलाया और अपनी कुर्सियां दीवार से हटाकर उनके सामने बैठ गए। वे एक बड़े कदकाठी के आदमी थे, करीब 6 फीट लंबे और लगभग 200 पाउंड वजनी। मेरे पापा उनसे कुछ लंबे थे, वजन लगभग उतना ही था, और माइक के पापा से 5 साल बड़े थे। वे देखने में थोड़े बहुत एक जैसे लगते थे, हालांकि उनकी जातीय पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं थी। शायद उनकी ऊर्जा या व्यक्तित्व एक सा न था। माइक कहता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो? क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट थी। उसके शब्दों और मुस्कान के पीछे एक अलग ही ताकत महसूस हो रही थी। ठीक है, ये मेरी पेशकश है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन कक्षा के तरीके से नहीं। तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें तेजी से सिखा सकता हूं, और अगर तुम बस स्कूल की तरह बैठकर सुनना चाहते हो तो यह मेरे समय की बर्बादी होगी। यही मेरी शर्त है, लो या छोड़ दो। क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूं? मैंने पूछा। नहीं, लो या छोड़ दो। मेरे पास बहुत काम है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम फैसला करने में हिचकिचाते हो तो तुम कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते जाते रहते हैं। सही समय पर जल्दी फैसला लेना एक बहुत जरूरी कौशल है। तुम्हारे पास वही मौका है जो तुमने मांगा था। स्कूल शुरू हो रहा है, या 10 सेकंड में खत्म। माइक के पापा ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने कहा। मैं भी, माइक ने कहा। अच्छा, माइक के पापा बोले। मिसेस मार्टिन 10 मिनट में आ जाएंगी। उनके साथ मेरा काम निपटते ही तुम उनके साथ मेरी सुपरेट छोटी किराने की दुकान चलोगे और काम शुरू कर दोगे। मैं तुम्हें प्रति घंटा 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के पापा की आवाज सख्त हो गई। लो या छोड़ दो, उन्होंने कहा। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने जवाब दिया, खेलने के बजाय काम करना और सीखना चुनते हुए। 30 सेंट के बाद उस दिन सुबह 9 बजे तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थीं। वे अक्सर कहती थीं कि माइक और मैं उन्हें अपने 2 बड़े हो चुके बेटों की याद दिलाते हैं। दयालु होने के बावजूद वे मेहनत में विश्वास रखती थीं और हमें लगातार काम में लगाए रखती थीं। हमने 3 घंटे तक शेल्फों से डिब्बाबंद सामान उतारा, हर डिब्बे को पंखों वाले डस्टर से झाड़कर साफ किया और फिर उन्हें करीने से वापस सजाया। यह काम बेहद उबाऊ था। माइक के पापा, जिन्हें मैं अपना अमीर पापा कहता हूँ, ऐसी 9 छोटी छोटी सुपरेट दुकानों के मालिक थे और हर दुकान के साथ एक बड़ा पार्किंग लॉट होता था। ये आज के 7-11 जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स का शुरुआती रूप थीं। मोहल्ले की छोटी किराने की दुकानें जहां लोग दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या यह थी कि यह एयर कंडीशनिंग के आम होने से पहले का हवाई था और गर्मी की वजह से दुकानों के दरवाजे बंद नहीं रखे जा सकते थे। दुकान की 2 तरफ के दरवाजे सड़क और पार्किंग लॉट की ओर पूरी तरह खुले रहते थे। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती या पार्किंग में आती, धूल उड़कर दुकान के अंदर बैठ जाती। हमें पता था कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आएगी तब तक हमारे पास काम रहेगा। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास रिपोर्ट करते रहे और अपने 3 घंटे काम करते रहे।
दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे हाथों में 3-3 छोटे सिक्के डाइम रख देती थीं। अब 1950 के दशक के मध्य में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। तब कॉमिक किताबें 10 सेंट की आती थीं, इसलिए मैं अक्सर अपना पैसा कॉमिक्स पर खर्च कर देता और घर चला जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने काम करने की हामी सिर्फ इसलिए भरी थी क्योंकि मैं माइक के पापा से पैसा बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 10 सेंट प्रति घंटे का गुलाम बन गया था। ऊपर से उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के पापा को देखा भी नहीं था। मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, मैंने लंच टाइम में माइक से कहा। स्कूल उबाऊ था और अब शनिवार भी नहीं रहे थे जिनका इंतजार कर सकूं। लेकिन असली बात वह 30 सेंट थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया था। इस बार माइक मुस्कुरा दिया। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने गुस्से और झुंझलाहट में पूछा। पापा ने कहा था कि ऐसा होगा, माइक ने कहा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तब उनसे मिलना। क्या? मैंने नाराजगी से कहा। वह मेरे तंग आ जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ ऐसा ही, माइक ने कहा। पापा थोड़े अलग हैं, वे तुम्हारे पापा की तरह नहीं पढ़ाते। तुम्हारी मम्मी पापा बहुत समझाते हैं, लेक्चर देते हैं। मेरे पापा शांत रहते हैं और कम बोलते हैं। इस शनिवार तक इंतजार करो, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम तैयार हो। तो क्या मुझे फंसाया गया है? नहीं, पूरी तरह नहीं, शायद थोड़ा सा, माइक ने कहा। पापा शनिवार को सब समझा देंगे। शनिवार को लाइन में इंतजार मैं माइक के पापा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। यहां तक कि मेरे असली पापा भी उनसे नाराज थे। मेरे असली पापा, जिन्हें मैं गरीब पापा कहता हूं, का मानना था कि मेरे अमीर पापा बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और उन पर जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब पापा ने मुझसे कहा कि जो मेरा हक़ है वह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वेतन नहीं बढ़े तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें उस घटिया नौकरी की जरूरत ही नहीं है, मेरे गरीब पापा ने गुस्से में कहा। शनिवार सुबह 8 बजे जैसे ही माइक के पापा ने दरवाजा खोला, मैं माइक के घर के अंदर गया। बैठ जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो, उन्होंने अंदर आते ही कहा। फिर मुड़कर पास के एक छोटे से कमरे, जो एक बेडरूम के बगल में था, में चले गए। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन माइक कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी झिझक के साथ मैं उसी सोफे पर बैठ गया जहां 4 हफ्ते पहले वही 2 महिलाएं बैठी थीं। वे मुस्कुराईं और मेरे लिए जगह बनाने के लिए थोड़ा सरक गईं। 45 मिनट बीत गए और मैं अंदर ही अंदर उबल रहा था। वे दोनों महिलाएं उससे मिलकर 30 मिनट पहले ही जा चुकी थीं। एक बुजुर्ग आदमी 20 मिनट तक अंदर रहा और वह भी जा चुका था। घर अब खाली था और मैं एक खूबसूरत धूप भरे हवाई दिन में उस सीलन भरे अंधेरे बैठक खाने में बैठा था, एक ऐसे कंजूस आदमी से मिलने का इंतजार करते हुए जो बच्चों से काम करवाकर उनका शोषण करता है। मैं उसके दफ्तर में इधर उधर की आवाजें सुन सकता था, उसे फोन पर बात करते हुए और मुझे अनदेखा करते हुए। मैं बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन किसी वजह से रुक गया। आखिरकार ठीक 9 बजे 15 मिनट बाद अमीर पापा अपने दफ्तर से बाहर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और हाथ के इशारे से मुझे अंदर बुलाया। मुझे समझ में आया है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो, वरना नौकरी छोड़ दोगे, अमीर पापा ने अपनी कुर्सी पर घूमते हुए कहा। आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग रोते हुए झट से कह दिया। किसी बड़े आदमी के सामने खड़ा होना मेरे लिए सच में डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। खैर, मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत की है। मैंने आपके लिए काम करने के लिए अपने बेसबॉल के मैच तक छोड़ दिए, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप भी शहर के बाकी लोगों की तरह एक धोखेबाज हैं। आप लालची हैं, सारा पैसा खुद रखना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की परवाह नहीं करते। आपने मुझे इंतजार करवाया और मेरा कोई सम्मान नहीं किया। मैं भले ही छोटा बच्चा हूं, लेकिन मैं इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूं। अमीर पापा अपनी घूमने वाली कुर्सी पर पीछे झुक गए, ठुड्डी पर हाथ रखे और मुझे घूर कर देखने लगे। बुरा नहीं, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम मेरी ज्यादातर कर्मचारियों की तरह बोलने लगे हो। क्या? मैंने पूछा। उनकी बात समझ न आने पर मैंने अपनी शिकायत जारी रखी। मुझे लगा था कि आप अपनी शर्त पूरी करेंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझे सताना चाहते हैं। यह क्रूरता है, सच में बहुत क्रूर।
मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अमीर पापा ने शांति से कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से में कहा। जब से मैंने मूंगफली के दाम पर 10 सेंट प्रति घंटे काम करना शुरू किया है, तब से आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। हाँ, मुझे सरकार को आपकी शिकायत करनी चाहिए। आपको पता है बाल श्रम का कानून होते हैं। मेरे पापा सरकार के लिए काम करते हैं। वाह, अमीर पापा बोले। अब तुम बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह बोल रहे हो जो पहले मेरे लिए काम करते थे, जिन्हें मैंने या तो निकाल दिया या जो खुद छोड़कर चले गए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा नहीं निभाया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर पापा ने शांत स्वर में पूछा। क्योंकि आपने मुझसे कभी बात ही नहीं की। मैंने 3 हफ्ते काम किया है और आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने मुंह फुलाकर कहा। क्या सिखाने का मतलब सिर्फ बात करना या भाषण देना होता है? अमीर पापा ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। स्कूल में तुम्हें इसी तरह सिखाया जाता है, वे मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं सिखाती, और मैं कहूंगा कि जिंदगी सबसे अच्छी शिक्षक है। ज्यादातर समय जिंदगी तुमसे बात नहीं करती, वह बस तुम्हें इधर उधर धकेलती रहती है। हर धक्का जिंदगी का यह कहना होता है, जागो, यहां कुछ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूं। ये आदमी क्या कह रहा है? मैंने मन ही मन खुद से पूछा। जिंदगी मुझे इधर उधर धकेल रही है और वही जिंदगी मुझसे बात कर रही है। अब मुझे यकीन हो गया था कि मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैं ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे कहीं बंद कर देना चाहिए। अगर तुम जिंदगी के सबक सीख लो तो तुम अच्छा करोगे, अगर नहीं तो जिंदगी तुम्हें यूं ही धकेलती रहेगी। लोग आमतौर पर 2 काम करते हैं। कुछ लोग बस जिंदगी को उन्हें धकेलने देते हैं, दूसरे गुस्सा हो जाते हैं और पलटकर धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस, अपनी नौकरी या अपने पति पत्नी के खिलाफ धक्का देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि असल में जिंदगी उन्हें धकेल रही है। मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहे हैं। जिंदगी हम सबको धकेलती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लड़ते हैं। बहुत कम लोग सबका सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए इसका मतलब होता है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और वे सीखना चाहते हैं। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ तुम्हारी तरह लड़ते हैं। अमीर पापा उठे और उस चरमराती पुरानी लकड़ी की खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम ये सब कर सीख लो तो तुम एक समझदार, अमीर और खुश इंसान बनोगे। अगर नहीं तो तुम अपनी पूरी जिंदगी अपनी समस्याओं के लिए नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को दोष देते रहोगे। तुम हमेशा किसी बड़े मौके की उम्मीद में जीते रहोगे, यह सोचते हुए कि वही तुम्हारी पैसों की सारी समस्याएं हल कर देगा। अमीर पापा ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी सुन रहा हूं। हमारी नजरें मिलीं। हम कुछ पल आंखों ही आंखों में बात करते रहे। आखिरकार मैंने नजरें हटा लीं। उनकी बात समझ में आ चुकी थी। मुझे पता था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोष दे रहा था, जबकि मैंने खुद सीखने की मांग की थी। मैं लड़ रहा था। अमीर पापा आगे बोले, या फिर अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसमें हिम्मत नहीं है, तो जिंदगी जब जब धक्का देगी तुम हर बार हार मान लोगे। अगर तुम ऐसे हो तो तुम पूरी जिंदगी सुरक्षित खेलते रहोगे, सही काम करते हुए, किसी ऐसे मौके के लिए खुद को बचाते हुए जो कभी आता ही नहीं। फिर तुम एक उबाऊ बूढ़े आदमी बनकर मरोगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे जो तुम्हें पसंद करेंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे और मेहनती आदमी रहे होगे। लेकिन सच ये है कि तुमने जिंदगी को खुद को दबाने दिया। अंदर ही अंदर तुम जोखिम लेने से डरे हुए थे। तुम जीतना चाहते थे, लेकिन हार का डर जीत की खुशी से ज्यादा था। दिल के किसी कोने में सिर्फ तुम जानते रहोगे कि तुमने पूरा दांव नहीं लगाया, तुमने सुरक्षित खेलना चुना। ये आदमी क्या कह रहा है? मैंने मन ही मन खुद से पूछा। जिंदगी मुझे इधर उधर धकेल रही है और वही जिंदगी मुझसे बात कर रही है। अब मुझे यकीन हो गया था कि मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैं ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे कहीं बंद कर देना चाहिए। अगर तुम जिंदगी के सबक सीख लो तो तुम अच्छा करोगे, अगर नहीं तो जिंदगी तुम्हें यूं ही धकेलती रहेगी। लोग आम तौर पर 2 काम करते हैं। कुछ लोग बस जिंदगी को उन्हें धकेलने देते हैं, दूसरे गुस्सा हो जाते हैं और पलटकर धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस, अपनी नौकरी या अपने पति पत्नी के खिलाफ धक्का देते हैं।
उन्हें पता ही नहीं चलता कि असल में जिंदगी उन्हें धकेल रही है। मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहे हैं। जिंदगी हम सबको धकेलती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लड़ते हैं। बहुत कम लोग सबका सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए इसका मतलब होता है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और वे सीखना चाहते हैं। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ तुम्हारी तरह लड़ते हैं। अमीर पापा उठे और उस चरमराती पुरानी लकड़ी की खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम यह सबका सीख लो तो तुम एक समझदार, अमीर और खुश इंसान बनोगे। अगर नहीं तो तुम अपनी पूरी जिंदगी अपनी समस्याओं के लिए नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को दोष देते रहोगे। तुम हमेशा किसी बड़े मौके की उम्मीद में जीते रहोगे, यह सोचते हुए कि वही तुम्हारी पैसों की सारी समस्याएं हल कर देगा। अमीर पापा ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी सुन रहा हूं। हमारी नजरें मिलीं। हम कुछ पल आंखों ही आंखों में बात करते रहे। आखिरकार मैंने नजरें हटा लीं। उनकी बात समझ में आ चुकी थी। मुझे पता था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोष दे रहा था, जबकि मैंने खुद सीखने की मांग की थी। मैं लड़ रहा था। अमीर पापा आगे बोले, या फिर अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसमें हिम्मत नहीं है, तो जिंदगी जब जब धक्का देगी तुम हर बार हार मान लोगे। अगर तुम ऐसे हो तो तुम पूरी जिंदगी सुरक्षित खेलते रहोगे, सही काम करते हुए, किसी ऐसे मौके के लिए खुद को बचाते हुए जो कभी आता ही नहीं। फिर तुम एक उबाऊ बूढ़े आदमी बनकर मरोगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे जो तुम्हें पसंद करेंगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे और मेहनती आदमी रहे होगे। लेकिन सच यह है कि तुमने जिंदगी को खुद को दबाने दिया। अंदर ही अंदर तुम जोखिम लेने से डरे हुए थे। तुम जीतना चाहते थे, लेकिन हार का डर जीत की खुशी से ज्यादा था। दिल के किसी कोने में सिर्फ सादा है इनका से सिर्फा तुम जा सेरा जानते रहोगे कि तुमने पूरा दांव नहीं लगाया। तुमने सुरक्षित खेलना चुना। हमारी आंखें फिर से मिलीं। तो क्या आप मुझे इधर उधर धकेल रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर पापा मुस्कुराए। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने तुम्हें जिंदगी का थोड़ा सा स्वाद चखाया है। जिंदगी का कैसा स्वाद? मैंने पूछा। अब भी थोड़ा गुस्से में था, लेकिन जिज्ञासु हो चुका था और सीखने को तैयार भी। तुम दोनों पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे कभी यह पूछा कि पैसा कैसे बनाया जाता है। मेरे पास 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं और उनमें से एक ने भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मुझे पैसे के बारे में क्या पता है। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे के बारे में सीखने को कभी नहीं कहते। इसलिए उनमें से ज्यादातर अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल पैसे के लिए काम करते हुए बिता देंगे, बिना सच में ये समझे कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं ध्यान से बैठा सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने का फैसला किया जो असली जिंदगी जैसा हो। मैं चाहे जितना बोलता रहता, तुम कुछ नहीं सुनते। इसलिए मैंने तय किया कि जिंदगी को थोड़ा सा तुम्हें धकेलने दूं ताकि तुम मेरी बात सुन सको। इसी वजह से मैंने तुम्हें सिर्फ 10 सेंट दिए। तो सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे काम करने से मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। कि आप कंजूस हैं और अपने कामगारों का शोषण करते हैं। अमीर पापा पीछे झुक गए और जोर से हंसे। फिर बोले, बेहतर होगा कि तुम अपना नजरिया बदलो। मुझे दोष देना बंद करो और यह सोचना छोड़ो कि समस्या मैं हूं। अगर तुम्हें लगता है कि समस्या मैं हूं तो तुम्हें मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, कुछ सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया के बाकी सब लोग बदल जाएं, मगर वे खुद नहीं। याद रखो, सबको बदलने से कहीं आसान है खुद को बदलना। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष मत दो, अमीर पापा ने अधीर होते हुए कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट देते हैं। तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर पापा मुस्कुराते हुए बोले कि आप कंजूस हैं। मैंने चालाक सी मुस्कान के साथ कहा। देखा, अमीर पापा बोले, तुम अब भी यही सोच रहे हो कि समस्या मैं हूं, लेकिन आप ही तो हैं। अच्छा, अगर तुम यही सोच बनाए रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अगर तुम ये मानते रहोगे कि समस्या मैं हूं तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प बचते हैं? तो फिर अगर आप मुझे ज्यादा पैसे नहीं देंगे, ज्यादा सम्मान नहीं देंगे और मुझे सिखाएंगे नहीं, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत सही कहा,
अमीर पापा बोले। और ठीक यही काम ज्यादातर लोग करते हैं। वे नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी ढूंढने लगते हैं। बेहतर मौका, ज्यादा वेतन, ये सोचते हुए कि इससे उनकी समस्या हल हो जाएगी। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। क्या बस ये मामूली 10 सेंट प्रति घंटा लेते रहूं और मुस्कुराता रहूं? अमीर पापा मुस्कुराए। बाकी लोग तो यही करते हैं। वे बस इंतजार करते रहते हैं तनख्वाह बढ़ने का, ये सोचकर कि ज्यादा पैसा उनकी समस्याएं हल कर देगा। ज्यादातर लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी तनख्वाह को स्वीकार करते रहते हैं। मैं फर्श की ओर घूरता बैठा रहा और धीरे धीरे उस सबक को समझने लगा जो अमीर पापा मुझे सिखा रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि यह जिंदगी का असली स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर देखा और पूछा, तो फिर समस्या का हल क्या है? ये, उन्होंने कुर्सी पर आगे झुकते हुए कहा और हल्के से मेरी कनपटी पर थपकी दी। तुम्हारे कानों के बीच जो है तुम्हारा दिमाग। उसी पल अमीर पापा ने वह निर्णायक दृष्टिकोण साझा किया जिसने उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब पापा से अलग किया और जिसने आगे चलकर उन्हें हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया, जबकि मेरे बहुत पढ़े लिखे लेकिन गरीब पापा पूरी जिंदगी आर्थिक संघर्ष करते रहे। यह एक ही नजरिया था जिसने पूरी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। अमीर पापा इस दृष्टिकोण को बार बार समझाते रहे, जिसे मैं पाठ संख्या 1 कहता हूँ। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। उस उजली शनिवार की सुबह मैंने एक ऐसा नजरिया सीखा जो मेरे गरीब पापा की सिखाई बातों से बिल्कुल अलग था। 9 साल की उम्र में मैं समझ गया था कि दोनों पापा चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन एक जैसी चीजें सीखने के लिए नहीं। मेरे बहुत पढ़े लिखे पापा ने मुझे वही करने की सलाह दी जो उन्होंने खुद किया था। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में एक सुरक्षित और स्थिर नौकरी मिल सके। और यह भी देखना कि उसमें अच्छे फायदे, बेनिफिट्स हों। मेरे अमीर पापा चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं उससे अपने लिए काम करवा सकूं। ये सबका मैं कक्षा में नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों के जरिए उनके मार्गदर्शन में सीखने वाला था। मेरे अमीर पापा ने अपना पहला सबक आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते और बस उसे स्वीकार कर लेते तो मुझे तुम्हें बताना पड़ता कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। देखो, सच्ची सीख के लिए ऊर्जा, जुनून और एक तीव्र इच्छा चाहिए। गुस्सा इस फॉर्मूले का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जुनून असल में गुस्से और प्यार का मिला जुला रूप है। पैसे के मामले में ज्यादातर लोग सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जुनून नहीं, डर चलाता है। तो क्या इसी वजह से लोग कम वेतन वाली नौकरियां स्वीकार कर लेते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर पापा बोले। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूं, क्योंकि मैं चीनी के प्लांटेशन या सरकार जितना वेतन नहीं देता। मैं कहता हूं लोग खुद अपना शोषण करते हैं। ये मेरा डर नहीं है, उनका डर है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा पैसे देने चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। और वैसे भी ज्यादा पैसा उनकी समस्याओं को हल नहीं करेगा। बस अपने पापा को ही देखो, वे अच्छी कमाई करते हैं फिर भी अपने बिल नहीं चुका पाते। ज्यादातर लोग जब उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है तो वे और ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। तो इसलिए 10 सेंट प्रति घंटा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह भी सब कर का हिस्सा था। बिल्कुल, अमीर पापा मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे पापा स्कूल गए, बेहतरीन शिक्षा ली ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन फिर भी उन्हें पैसों की समस्याएं हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। ऊपर से वे पैसे के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। और आप नहीं? मैंने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं, अमीर पापा बोले। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो, उसके लिए वह सबसे अच्छी जगह है। लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे, तो मैं तुम्हें वह सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सच में सीखना चाहते हो। क्या हर कोई ये सीखना नहीं चाहेगा? मैंने पूछा। नहीं, अमीर पापा बोले, क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना आसान होता है, खासकर तब जब पैसे का जिक्र आते ही डर आपकी मुख्य भावना बन जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अभी इसकी चिंता मत करो,
बस इतना जान लो कि डर ही ज्यादातर लोगों को नौकरी से बांध कर रखता है। बिल न चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पैसे की कमी का डर और फिर से शुरुआत करने का डर। यही कीमत है किसी पेशे या हुनर की पढ़ाई करने और फिर पैसे के लिए काम करने की। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर गुस्सा करते हैं। तो पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखना एक बिल्कुल अलग तरह की पढ़ाई है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर पापा ने कहा। बिल्कुल। उस खूबसूरत हवाई शनिवार की सुबह हम कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उसी समय अपनी लिटिल लीग बेसबॉल का मैच शुरू कर चुके थे, लेकिन किसी वजह से अब मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का फैसला किया था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कुछ ऐसा सीखने वाला हूं जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीखेंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर पापा ने पूछा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैं दूर से ही तुम्हें सिखा रहा था, मेरे अमीर पापा बोले। 9 साल की उम्र में तुम्हें यह अनुभव हो गया है कि पैसे के लिए काम करना कैसा लगता है। अब अपने पिछले 1 महीने को 50 साल से गुणा कर लो। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसमें बिता देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। मुझे देखने के लिए लाइन में खड़े होने पर तुम्हें कैसा लगा? एक बार नौकरी पाने के लिए और एक बार ज्यादा पैसे मांगने के लिए? बहुत बुरा, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना चुनते हो तो जिंदगी कुछ ऐसी ही होगी, अमीर पापा बोले। और जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटे के काम के बदले तुम्हारे हाथ में 3 डाइम रखे, तब तुम्हें कैसा लगा? मुझे लगा कि ये काफी नहीं है। ये लगभग कुछ भी नहीं लगा। मैं निराश हो गया था, मैंने कहा। और ज्यादातर कर्मचारी अपनी तनख्वाह देखकर यही महसूस करते हैं, खासकर तब जब टैक्स और दूसरी कटौतियां निकाल ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो 100% मिला था। नहीं नेते हैं। आपका मतलब है कि ज्यादातर कामगारों को पूरी कमाई नहीं मिलती? मैंने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, अमीर पापा बोले। सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ले लेती है। वे ऐसा कैसे करते हैं? मैंने पूछा। कर, टैक्स, अमीर पापा ने कहा। जब तुम कमाते हो तब टैक्स लगता है, जब तुम खर्च करते हो तब टैक्स लगता है, जब तुम बचत करते हो तब टैक्स लगता है, और जब तुम मरते हो तब भी टैक्स लगता है। लोग सरकार को उनके साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? मैंने पूछा। अमीर लोग नहीं देते, अमीर पापा मुस्कुराते हुए बोले। गरीब और मध्यम वर्ग देते हैं। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे पापा से ज्यादा कमाता हूं, फिर भी तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में यह बात मेरी समझ से बाहर थी। कोई आदमी सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देगा? अमीर पापा अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे झूलते रहे और चुपचाप मुझे देखते रहे। सीखने के लिए तैयार हो? उन्होंने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसा कैसे तुम्हारे लिए काम करे, ये सीखना पूरी जिंदगी का विषय है। ज्यादातर लोग 4 साल कॉलेज जाते हैं और वहीं उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। मुझे पहले ही पता है कि पैसों की मेरी पढ़ाई पूरी जिंदगी चलती रहेगी, क्योंकि जितना ज्यादा मैं सीखता हूं उतना ही मुझे एहसास होता है कि मुझे और सीखना है। ज्यादातर लोग इस विषय को कभी पढ़ते ही नहीं। वे काम पर जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अपने खातों का हिसाब मिलाते हैं और बस। फिर वे सोचते हैं कि उन्हें पैसों की समस्याएं क्यों हैं। वे मानते हैं कि ज्यादा पैसा समस्या हल कर देगा और ये नहीं समझते कि असली समस्या उनकी वित्तीय शिक्षा की कमी है। तो मेरे पापा को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने उलझन में पूछा। देखो, अमीर पापा ने कहा, टैक्स तो बस ये सीखने का एक छोटा सा हिस्सा है कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। आज मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी पैसे के बारे में सीखने का जुनून है? ज्यादातर लोगों में नहीं होता। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपने काम में मजा करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। फिर एक दिन वे बड़े पैसों की समस्याओं के साथ जागते हैं और उसके बाद काम करना छोड़ नहीं पाते। यही कीमत है सिर्फ पैसे के लिए काम करना जानने की, न कि ये सीखने की कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। तो क्या तुम्हारे अंदर अभी भी सीखने का जुनून है? अमीर पापा ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, अमीर पापा बोले, अब वापस काम पर जाओ। इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने सही सुना, कुछ भी नहीं।
हर शनिवार वही 3 घंटे काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटा भी नहीं मिलेगा। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम न करना सीखना चाहते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं। मैं ये बात माइक से पहले ही कर चुका हूं और वह पहले से ही वहां काम कर रहा है, डिब्बाबंद सामान झाड़ते और जमाते हुए, मुफ्त में। बेहतर है तुम भी जल्दी से वहां पहुंचो। ये तो नाइंसाफी है, मैंने चिल्लाकर कहा। आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम ये सब कर अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर या तो मेरी बैठक में बैठे उन 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे, पैसे के लिए काम करते हुए और इस उम्मीद में कि मैं उन्हें निकाल न दूं, या फिर अपने पापा जैसे काफी पैसा कमाने के बावजूद गर्दन तक कर्ज में डूबे हुए, यह सोचते हुए कि ज्यादा पैसा ही समस्या हल कर देगा। अगर तुम्हें वही चाहिए तो हम फिर से 10 सेंट प्रति घंटे वाला पुराना समझौता कर सकते हैं, या फिर तुम वही करो जो ज्यादातर वयस्क करते हैं, कम वेतन की शिकायत करो, नौकरी छोड़ो और दूसरी नौकरी ढूंढने निकल पड़ो। लेकिन मैं करूं क्या? मैंने पूछा। अमीर पापा ने हल्के से मेरे सिर पर थपकी दी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम इसे ठीक से इस्तेमाल करोगे तो बहुत जल्द तुम मुझे इस मौके के लिए धन्यवाद दोगे और एक अमीर इंसान बन जाओगे। मैं वहीं खड़ा रहा। अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कितना कच्चा सौदा हुआ है। मैं वेतन बढ़वाने आया था और किसी तरह अब बिना पैसे के काम कर रहा था। अमीर पापा ने फिर से मेरे सिर पर हल्की सी थपकी दी और कहा, इसी का इस्तेमाल करो, अब यहां से निकलो और वापस काम पर लग जाओ। पाठ 8। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब पापा को यह नहीं बताया कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। वे समझ नहीं पाते और मैं भी ऐसी बात समझाने की कोशिश नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद नहीं समझ रहा था। अगले 3 हफ्तों तक माइक और मैं हर शनिवार 3-3 घंटे बिना किसी पैसे के काम करते रहे। काम से मुझे ज्यादा परेशानी नहीं थी और दिनचर्या भी आसान लगने लगी थी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खल रही थी वह थी छूटती हुई बेसबॉल की मैचें और कुछ कॉमिक किताबें खरीद पाने में असमर्थता। तीसरे हफ्ते दोपहर को अमीर पापा दुकान पर आए। हमने पार्किंग लॉट में उनकी ट्रक के आने की आवाज सुनी और इंजन बंद होने पर उसकी खड़खड़ाहट भी। वे दुकान में आए, मिसेस मार्टिन का गले लगकर स्वागत किया। दुकान में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, ये जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, 2 आइसक्रीम बार निकाले, पैसे चुकाए और माइक और मुझे इशारा किया, चलो लड़को, थोड़ी सैर करते हैं। हम सड़क पार करते हुए, कुछ गाड़ियों से बचते हुए एक बड़े हरे मैदान में पहुंचे जहां कुछ बड़े लोग सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। एक अकेली पिकनिक टेबल के पास बैठते हुए उन्होंने हमें आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है लड़को? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने भी सहमति में सिर हिलाया। अब तक कुछ सीखा? अमीर पापा ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की ओर देखा, कंधे उचकाए और एक साथ सिर हिला दिया। नहीं, जिंदगी के सबसे बड़े जालों में से एक से बचना तो फिर तुम लोगों को सोचना शुरू करना चाहिए, अमीर पापा बोले। तुम जिंदगी के सबसे बड़े सबकों में से एक को सामने से देख रहे हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम बहुत आजादी भरी जिंदगी जियोगे। और सुरक्षा। अगर तुमने यह सबका नहीं सीखा तो तुम मिसेस मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेल रहे ज्यादातर लोगों जैसे बन जाओगे। वे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कम पैसे के लिए, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम से चिपके रहते हैं, हर साल 3 हफ्ते की छुट्टी का इंतजार करते हैं और 45 साल की सेवा के बाद शायद एक मामूली सी पेंशन की उम्मीद रखते हैं। अगर यह सब तुम्हें रोमांचक लगता है तो मैं तुम्हें 25 सेंट प्रति घंटा दे दूंगा। लेकिन ये तो अच्छे और मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने विरोध करते हुए पूछा। अमीर पापा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं इतना निर्दयी कभी नहीं हो सकता। मैं शायद कठोर लग रहा हूं क्योंकि मैं तुम दोनों को एक बात समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हारा नजरिया फैलाना चाहता हूं ताकि तुम वह देख सको जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी सोच बहुत संकीर्ण होती है। ज्यादातर लोग उस जाल को कभी देख ही नहीं पाते जिसमें वे फंसे होते हैं। माइक और मैं वहां बैठे रहे, उनकी बात को लेकर असमंजस में। वे कठोर लग रहे थे लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि वे कोई अहम बात समझाना चाहते हैं। मुस्कुराते हुए अमीर पापा बोले, 25 सेंट प्रति घंटा बुरा तो नहीं लगता है ना? क्या इससे तुम्हारा दिल थोड़ा तेज नहीं धड़कने लगता? मैंने सिर हिलाकर कहा, लेकिन सच ये था कि धड़कन तेज हो चुकी थी। 25 सेंट प्रति घंटा मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी।
ठीक है, मैं तुम्हें $1 प्रति घंटा दूंगा, अमीर पापा ने चालाक मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल सच में तेज धड़कने लगा। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, ले लो ले लो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा सा दिमाग और दिल जैसे फट ही पड़ेंगे। आखिर 1956 का समय था और $2 प्रति घंटा कमाना मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देता। मैं उस तरह के पैसे की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं यह सौदा करना चाहता था। मेरी आंखों के सामने नई साइकिल, नया बेसबॉल ग्लव और दोस्तों की वाहवाही घूम रही थी। जब मैं कुछ पैसे दिखाऊंगा। ऊपर से जिमी और उसके अमीर दोस्त फिर कभी मुझे गरीब नहीं कह पाते, लेकिन किसी तरह मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघलकर मेरे हाथ से टपकने लगी थी। अमीर पापा 2 लड़कों को देख रहे थे। हमारी आंखें फैली हुई थीं और दिमाग लगभग खाली। वे हमारी परीक्षा ले रहे थे और वे जानते थे कि हमारे अंदर का एक हिस्सा उन भावनाओं को समझते थे जो यह सौदा स्वीकार करना चाहती थीं। वे जानते थे कि हर इंसान की आत्मा में एक कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर आत्मा का एक ऐसा हिस्सा भी होता है जो मजबूत होता है, जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। सवाल सिर्फ ये था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं बिल्कुल शांत हो गया। कुछ बदल गया था। यह प्रस्ताव बहुत बड़ा और बेतुका लग रहा था। 1956 में ज्यादातर बड़े लोग भी इससे ज्यादा नहीं कमाते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी लालसा तुरंत खत्म हो गई और मन में शांति आ गई। धीरे धीरे मैंने बाईं ओर मुड़कर माइक की तरफ देखा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का वह हिस्सा जो कमजोर और लालची था, अब चुप हो चुका था। मेरे भीतर का वह हिस्सा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, हावी हो गया। मुझे पता था कि माइक भी उसी मुकाम तक पहुंच चुका है। अच्छा, अमीर पापा ने धीरे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, और उनकी एक कीमत इसलिए होती है क्योंकि इंसानी भावनाएं, डर और लालच उन्हें चलाती हैं। पहले पैसे के बिना रह जाने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। फिर जैसे ही तनख्वाह मिलती है, लालच या इच्छा हमें उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जिन्हें पैसा खरीद सकता है, और यहीं से एक पैटर्न बन जाता है। कौन सा पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो। लोगों की जिंदगी हमेशा 2 भावनाओं के नियंत्रण में रहती है, डर और लालच। उन्हें ज्यादा पैसा ऑफर करो तो वे खर्च बढ़ाकर उसी चक्र को और तेज कर देते हैं। इसे ही मैं रेस की दौड़, रैट रेस कहता हूं। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पापा ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग उसे ढूंढ पाते हैं। और वह रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। यही वह चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ काम करते और पढ़ते हुए सीखो। इसी वजह से मैंने तुम्हें हर तरह की तनख्वाह देना बंद कर दिया। कोई इशारा? माइक ने पूछा। हम बिना पैसे के कड़ी मेहनत करते करते थोड़ा थक गए हैं। खैर, पहला कदम है सच बोलना, अमीर पापा ने कहा। हम झूठ तो नहीं बोल रहे, मैंने कहा। अमीर पापा मुस्कुराए। लोगों की जिंदगी हमेशा 2 भावनाओं के नियंत्रण में रहती है, डर और लालच। मैंने यह नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, अमीर पापा ने पलटकर कहा। मैंने कहा, सच बोलो। किस बारे में सच? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, अमीर पापा बोले। तुम्हें यह बात किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप से इसे स्वीकार कर लो। तो इस पार्क में बैठे लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, क्या वे ऐसा नहीं करते? मैंने पूछा। मुझे नहीं लगता, अमीर पापा ने कहा। इसके बजाय वे पैसे के बिना रह जाने के डर को महसूस करते हैं। वे उस डर का तर्कसंगत तरीके से सामना नहीं करते। वे दिमाग से सोचने की बजाय भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। फिर जैसे ही उनके हाथ में कुछ पैसे आते हैं, खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं फिर से हावी हो जाती हैं, और एक बार फिर वे सोचने की बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। तो उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल,
अमीर पापा बोले। वे यह सच स्वीकार करने के बजाय कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं और सोचने में असफल रहते हैं। उन्हें डर लगता है, इसलिए वे काम पर जाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि पैसा उस डर को शांत कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वह डर उन्हें सताता रहता है और वे फिर से काम पर लौट जाते हैं, फिर यही उम्मीद लेकर कि पैसा उनके डर को शांत कर देगा। और फिर भी ऐसा नहीं होता। डर उन्हें इस जाल में फंसाए रखता है, काम करना, पैसा कमाना, काम करना, पैसा कमाना, ये सोचते हुए कि डर चला जाएगा। लेकिन हर सुबह जब वे उठते हैं, वही पुराना डर उनके साथ फिर से जाग जाता है। लाखों लोगों के लिए वही डर उन्हें रात भर जगाए रखता है, चिंता और उथल पुथल से भरी रातों के साथ। फिर वे उठते हैं और काम पर जाते हैं, इस उम्मीद में कि तनख्वाह उस डर को मार देगी जो उनकी आत्मा को कुतर रहा है। पैसा उनकी जिंदगी चला रहा होता है और वे इस सच को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। पैसा उनकी भावनाओं और उनकी आत्मा पर नियंत्रण कर लेता है। अमीर पापा चुप हो गए ताकि उनकी बातें हमारे भीतर उतर सकें। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वे क्या कहना चाह रहे थे। बस इतना जानता था कि मैं अक्सर सोचता था, बड़े लोग इतनी जल्दी जल्दी काम पर क्यों भागते हैं। ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं लगती थी और वे कभी बहुत खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन फिर भी कोई चीज़ उन्हें लगातार आगे धकेलती रहती थी। यह समझकर कि हम जितना समझ सकते थे उतना समझ चुके हैं, अमीर पापा बोले, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उस जाल से बचो। यही असल में मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। सिर्फ अमीर बनना नहीं, क्योंकि अमीर होना भी समस्या का समाधान नहीं है। क्या सच में? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, अमीर पापा बोले। अब मैं दूसरी भावना समझाता हूं, इच्छा। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, लेकिन मैं इसे इच्छा कहना पसंद करता हूं। कुछ बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा मजेदार या रोमांचक पाने की इच्छा बिल्कुल सामान्य है। इसीलिए लोग पैसे के लिए काम करते हैं, क्योंकि वे उस खुशी की इच्छा रखते हैं जो उन्हें लगता है कि पैसा दिला सकता है। लेकिन पैसे से मिलने वाली खुशी अक्सर थोड़े समय की होती है, अमीर पापा आगे बोले, और जल्दी ही उन्हें और खुशी और आनंद और आराम और सुरक्षा के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। इसलिए वे लगातार काम करते रहते हैं, यह सोचते हुए कि पैसा उनके भीतर के डर और इच्छा से परेशान मन को शांत कर देगा। लेकिन पैसा ऐसा नहीं कर सकता। क्या अमीर लोग भी ऐसा ही करते हैं? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर लोग भी, अमीर पापा ने कहा। असल में बहुत से अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं होते कि उन्हें बहुत इच्छा होती है, बल्कि इसलिए होते हैं कि उन्हें डर होता है। उन्हें लगता है कि पैसा गरीबी के डर को खत्म कर देगा, इसलिए वे ढेर सारा पैसा जमा कर लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि डर और बढ़ गया है। अब उन्हें पैसा खोने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बहुत पैसा होने के बावजूद काम करते ही रहते हैं, अमीर पापा बोले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास करोड़ों हैं, लेकिन वे आज उतने ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा डरे हुए हैं जितने वे गरीब होने पर थे। उन्हें सब कुछ खो देने का डर सताता रहता है। जिन डरों ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया, वही डर और ज्यादा ताकतवर हो गए। उनकी आत्मा का वह कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा और जोर से चिल्लाने लगता है। वे नहीं चाहते कि बड़े घर, महंगी कारें और ऐशो आराम जो पैसे ने उन्हें दिए हैं, सब छिन जाएं। उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। बहुत से लोग अंदर से भावनात्मक रूप से टूटे हुए और अस्थिर होते हैं, हालांकि बाहर से वे अमीर दिखते हैं और उनके पास ढेर सारा पैसा होता है। तो क्या गरीब आदमी ज्यादा खुश होता है? मैंने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अमीर पापा ने जवाब दिया। पैसे से पूरी तरह बचना भी उतना ही असंतुलित है जितना पैसे से चिपके रहना। ठीक उसी समय जैसे संकेत पर शहर का एक बेसहारा आदमी हमारी मेज के पास से गुजरा। वह पास रखे बड़े कूड़ेदान में झांकने लगा। हम तीनों उसे ध्यान से देखने लगे, जबकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते। अमीर पापा ने अपने बटुए से $1 निकाला और उस आदमी की ओर इशारा किया। पैसा देखते ही वह आदमी तुरंत हमारे पास आया, नोट लिया, अमीर पापा का बार बार धन्यवाद किया और अपनी किस्मत पर खुश होता हुआ जल्दी से चला गया। वह मेरे ज्यादातर कर्मचारियों से बहुत अलग नहीं है, अमीर पापा ने कहा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो कहते हैं, ओह, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐया मवाद शाह
पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वे दिन में 8 घंटे नौकरी करते हैं। ये सच से मुंह मोड़ना है। अगर उन्हें पैसे में दिलचस्पी नहीं होती तो वे काम क्यों कर रहे होते? इस तरह की सोच शायद उस इंसान से भी ज्यादा असंतुलित है जो पैसे जमा करता चला जाता है। अमीर पापा की बातें सुनते हुए मेरे दिमाग में अपने पापा की कही हुई अनगिनत बातें घूम गईं। मुझे पैसों में दिलचस्पी नहीं है, वे यह बात अक्सर कहते थे और साथ ही खुद को यह कहकर ढक लेते थे, मैं काम इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अपना काम पसंद है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। क्या तब तक पैसे के लिए काम ही न करें जब तक डर और लालच पूरी तरह खत्म न हो जाए? नहीं, यह तो समय की बर्बादी होगी, अमीर पापा बोले। भावनाएं ही हमें इंसान बनाती हैं। इमोशन शब्द का मतलब है एनर्जी इन मोशन, चलती हुई ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार बनो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करो, न कि अपने खिलाफ। ओह, माइक बोल उठा। अभी मेरी कही हुई बातों की ज्यादा चिंता मत करो, अमीर पापा बोले। आने वाले सालों में यह ज्यादा साफ हो जाएगी। बस इतना करो कि अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें एक दर्शक की तरह देखो। ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि सोच उनकी भावनाएं कर रही होती हैं। भावनाएं तुम्हारी हैं, लेकिन सोचने की जिम्मेदारी तुम्हें खुद सीखनी होगी। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। जरूर, अमीर पापा बोले। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी ढूंढनी है, तो ज्यादातर मामलों में यह सोच भावनाओं से पैदा होती है। पैसे न होने का डर उस विचार को जन्म देता है। लेकिन लोगों को तो पैसे चाहिए होते हैं बिल चुकाने के लिए, मैंने कहा। बिल्कुल, अमीर पापा मुस्कुराए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अक्सर सोचने का काम डर कर रहा होता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, माइक ने कहा। उदाहरण के लिए, अमीर पापा बोले, अगर पैसे कम पड़ने का डर पैदा हो तो तुरंत नौकरी ढूंढने के लिए भागने के बजाय व्यक्ति खुद से यह सवाल पूछ सकता है, क्या नौकरी वाकई सबसे अच्छा समाधान है? बहुत से लोग कहते हैं, ओह, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वे दिन में 8 घंटे नौकरी करते हैं। क्या लंबे समय में इस डर का सबसे अच्छा समाधान नौकरी ही है? मेरी राय में जवाब है नहीं। नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। लेकिन मेरे पापा तो हमेशा कहते हैं, स्कूल में बने रहो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और स्थिर नौकरी मिल सके। मैंने कुछ उलझन के साथ बीच में कहा। हाँ, मुझे पता है कि वे ऐसा कहते हैं, अमीर पापा मुस्कुराते हुए बोले। ज्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए ये एक अच्छा रास्ता भी है, लेकिन यह सलाह मुख्य रूप से डर से दी जाती है। आपका मतलब है मेरे पापा डर की वजह से ऐसा कहते हैं? हाँ, अमीर पापा बोले। उन्हें डर है कि तुम पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में ठीक से फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। मैं भी मानता हूं कि शिक्षा और नौकरी दोनों जरूरी हैं, लेकिन वे डर को खत्म नहीं कर पाती। दरअसल वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ पैसे कमाने के लिए मजबूर करता है, वही डर उन्हें तुम्हारी पढ़ाई को लेकर इतना कट्टर बना देता है। तो फिर आप क्या सलाह देते हैं? मैंने पूछा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं, न कि उससे डरना। स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता, और अगर तुम यह नहीं सीखते तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब बात समझ में आने लगी थी। वे चाहते थे कि हमारी सोच का दायरा बढ़े और हम वह देख सकें जो इस दुनिया की मिसेज मार्टिन नहीं देख पाती। उस समय उनके उदाहरण कठोर लगते थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। उस दिन मेरी दृष्टि व्यापक हो गई और मैंने वह जाल देखना शुरू कर दिया जो ज्यादातर लोगों के आगे बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सब कर्मचारी ही हैं, अमीर पापा बोले। बस हम अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को उन दो भावनाओं, डर और इच्छा से पैदा होने वाले जाल से बचने का मौका मिले। उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, अपने खिलाफ नहीं। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें ढेर सारा पैसा कमाना सिखाना नहीं है, क्योंकि वह डर और इच्छा की समस्या हल नहीं करता। अगर तुम पहले डर और इच्छा को नहीं संभालते और अमीर बन भी जाते हो, तो तुम सिर्फ एक ज्यादा तनख्वाह पाने वाले गुलाम बनोगे। तो फिर हम इस जाल से कैसे बचें? मैंने पूछा। गरीबी या आर्थिक संघर्ष का असली कारण अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग नहीं हैं, अमीर पापा बोले। असल कारण है डर और अज्ञान।
यही खुद पैदा किया गया डर और अज्ञान लोगों को फंसाए रखते हैं। इसलिए तुम दोनों स्कूल जाओ, अपनी कॉलेज की डिग्रियां लो, और मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि उस जाल से कैसे बाहर रहा जाए। अब पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। मेरे बहुत पढ़े लिखे पापा की शिक्षा शानदार थी और करियर भी अच्छा था, लेकिन स्कूल ने उन्हें कभी यह नहीं सिखाया कि पैसे को कैसे संभालना है या उससे जुड़े डर को कैसे समझना है। यह साफ हो गया कि मैं दो पिताओं से अलग अलग और बेहद जरूरी बातें सीख सकता हूं। आपने पैसे न होने के डर की बात की, माइक ने पूछा, लेकिन पैसे की इच्छा हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती है? जब मैंने तुम्हें वेतन बढ़ाने का लालच दिया था, तब तुम्हें कैसा लगा? अमीर पापा ने पूछा। क्या तुमने महसूस किया कि तुम्हारी इच्छाएं बढ़ रही थीं? हम दोनों ने सिर हिलाया। अपनी भावनाओं के आगे झुके बिना तुम अपनी प्रतिक्रिया को टाल पाए और सोच पाए, अमीर पापा बोले। यह बहुत महत्वपूर्ण है। डर और लालच, ये भावनाएं हमेशा रहेंगी। अब से यह जरूरी है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करो और लंबे समय में इन्हें अपनी सोच पर हावी न होने दो। ज्यादातर लोग डर और लालच को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वहीं से अज्ञान की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण वे यह सवाल ही नहीं करते कि भावनाओं से पैदा हुई ये सोचें उन्हें आखिर ले कहाँ जा रही हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गधे के आगे गाजर लटका दी जाए, अमीर पापा ने समझाया। गाड़ी का मालिक जहां जाना चाहता है वहां जा रहा होता है, लेकिन गधा एक भ्रम के पीछे भाग रहा होता है। अगले दिन गधे के आगे फिर एक नई गाजर लटका दी जाती है। आपका मतलब है, जैसे ही मैं नई बेसबॉल ग्लव, कैंडी और खिलौनों की कल्पना करता हूं, वह गधे के लिए गाजर जैसी है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पापा मुस्कुराए। और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे खिलौने महंगे होते जाते हैं। नई कार, नाव और दोस्तों को प्रभावित करने के लिए बड़ा घर। डर तुम्हें घर से बाहर धकेलता है और इच्छा तुम्हें बुलाती है। यही जाल है। तो फिर समाधान क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा को और तीव्र करने वाली चीज है अज्ञान, अमीर पापा बोले। इसीलिए कई बार बहुत पैसा होने के बाद भी अमीर लोग और ज्यादा डरे रहते हैं। पैसा वही गाजर है, एक भ्रम। अगर गधा पूरी तस्वीर देख पाता तो शायद वह गाजर के पीछे भागने का फैसला ही बदल देता। अमीर पापा ने आगे समझाया कि इंसान की जिंदगी अज्ञान, इग्नोरेंस, और ज्ञान, जागरूकता, इल्यूमिनेशन के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है, अज्ञान हावी हो जाता है। यह संघर्ष हर पल का चुनाव होता है, अपने मन को खोलना या बंद करना। देखो, स्कूल बहुत जरूरी है, अमीर पापा ने कहा। तुम स्कूल जाते हो ताकि कोई हुनर या पेशा सीख सको और समाज के लिए उपयोगी सदस्य बन सको। हर संस्कृति को शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यापारियों, पुलिसकर्मियों, अग्निशामकों और सैनिकों की जरूरत होती है। स्कूल उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि समाज आगे बढ़ सके और फल फूल सके। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूल शुरुआत नहीं बल्कि अंत बन जाता है। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। अमीर पापा मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा, मैं सब कुछ पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे ज्यादातर महान शिक्षक होते हैं, उनकी बातें आने वाले कई सालों तक मुझे सिखाती रहीं। आज मैं थोड़ा कठोर रहा हूं, अमीर पापा बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस बातचीत को हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मिसेज मार्टिन को याद रखो, और मैं चाहता हूं कि तुम उस गधे को कभी न भूलो। यह कभी मत भूलना कि अगर तुम्हें यह एहसास न हो कि डर और इच्छा तुम्हारी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं, तो यही दोनों तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकते हैं। डर में जीते हुए पूरी जिंदगी गुजार देना, अपने सपनों को कभी न टटोलना, यह बहुत क्रूर है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना, ये सोचते हुए कि पैसा तुम्हें खुश कर देगा, यह भी क्रूर है। आधी रात को बिल चुकाने की चिंता में घबराकर जाग जाना, यह जीने का बहुत भयानक तरीका है। सिर्फ तनख्वाह के आकार से तय होने वाली जिंदगी असल में जिंदगी ही नहीं है। यह सोचना कि नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, अपने आप से झूठ बोलना है, यह क्रूर है। और यही वह जाल है जिससे मैं चाहता हूं कि तुम बचो। मैंने देखा है कि पैसा कैसे लोगों की जिंदगी चला देता है। कृपया ऐसा अपने साथ मत होने देना। कृपया पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। उसी समय एक सॉफ्टबॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज के नीचे आ गई। अमीर पापा ने उसे उठाया और वापस फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या संबंध है?
मैंने पूछा। क्योंकि पैसे के बारे में अज्ञान ही इतना ज्यादा लालच और डर पैदा करता है, अमीर पापा ने कहा। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार के लिए ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा से अपनी फीस बढ़ा देता है। फीस बढ़ाने से स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए और महंगी हो जाती हैं। यह सबसे ज्यादा गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उनकी सेहत उन लोगों से भी बदतर हो जाती है जिनके पास पैसा है। जब डॉक्टर अपनी फीस बढ़ाते हैं तो वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। जब वकीलों की फीस बढ़ती है तो स्कूल के शिक्षक वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ते हैं, और यह सिलसिला चलता ही जाता है। जल्द ही अमीरों और गरीबों के बीच इतना भयानक फासला पैदा हो जाता है कि अराजकता फैलने लगती है और एक और महान सभ्यता का पतन हो जाता है। इतिहास गवाही देता है कि जब जिनके पास है और जिनके पास नहीं है के बीच की खाई बहुत बढ़ जाती है तो महान सभ्यताएं ढह जाती हैं। दुख की बात यह है कि अमेरिका भी उसी राह पर है, क्योंकि हमने इतिहास से सीख नहीं ली। हम बस तारीखें और नाम याद करते हैं, सबका नहीं। क्या कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक नहीं है? मैंने पूछा। एक शिक्षित समाज में, जहां सरकार अच्छी तरह से काम कर रही हो, कीमतों को वास्तव में कम होना चाहिए, अमीर पापा बोले। बेशक, यह अक्सर सिर्फ सिद्धांत में ही सही होता है। कीमतें बढ़ती हैं अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर की वजह से। अगर स्कूल लोगों को पैसे के बारे में सिखाते तो ज्यादा पैसा होता और कीमतें कम होतीं। लेकिन स्कूल सिर्फ यह सिखाते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए, ये नहीं कि पैसे की ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमारे पास बिजनेस स्कूल तो हैं, माइक ने पूछा। और आपने मुझे एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित भी तो किया है। हाँ, अमीर पापा ने कहा। लेकिन ज्यादातर बिजनेस स्कूल कर्मचारियों को बस ज्यादा चालाक हिसाब किताब करने वाले बीन काउंटर्स बनाते हैं। भगवान न करे कि ऐसा कोई हिसाब किताब करने वाला किसी बिजनेस को चलाने लगे। वे बस आंकड़े देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस को मार देते हैं। मैं यह इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नौकरी पर रखता हूं। वे सिर्फ लागत घटाने और कीमतें बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जिससे और ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं। हिसाब किताब जरूरी है, अमीर पापा ने गुस्से में जोड़ा। काश ज्यादा लोग इसे जानते, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं है। तो फिर क्या कोई समाधान है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पापा ने कहा। अपनी भावनाओं का इस्तेमाल सोचने के लिए करना सीखो, भावनाओं के साथ सोचने के बजाय। जब तुम दोनों ने बिना पैसे के काम करने पर सहमति दी और अपनी भावनाओं पर काबू पाया, तब मुझे लगा कि उम्मीद है। और जब मैंने तुम्हें ज्यादा पैसे का लालच दिया, तब भी तुम अपनी भावनाओं के आगे नहीं झुके। तब तुमने एक बार फिर यह सीखा कि भावनात्मक दबाव में भी कैसे सोचा जाता है। यही पहला कदम है। यह कदम इतना जरूरी क्यों है? मैंने पूछा। खैर, ये तो तुम्हें खुद पता लगाना होगा, अमीर पापा बोले। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस कांटों भरी झाड़ी ब्रायर पैच में ले जाऊंगा, उस जगह पर जिससे लगभग हर कोई बचता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ना होगा और इसकी जगह यह सीखना होगा कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। और अगर हम आपके साथ चलते हैं, अगर हम आपसे सीखने के लिए राजी हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही मिलेगा जो ब्रेयर रैबिट को मिला था, अमीर पापा ने बच्चों की उस मशहूर कहानी का जिक्र करते हुए कहा। क्या सच में कोई कांटों भरी झाड़ी होती है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर पापा बोले। वही कांटों भरी झाड़ी है, हमारा डर और लालच। डर, कमजोरियों और जरूरतमंद भावनाओं का सामना करना और अपने विचारों को खुद चुनना, यही बाहर निकलने का रास्ता है। अपने विचार चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हाँ, भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय यह चुनना कि हम क्या सोचेंगे, अमीर पापा बोले। सिर्फ इसलिए उठकर काम पर भाग जाना कि बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, यह डर की प्रतिक्रिया है। इसकी जगह खुद से पूछो, क्या इसी काम को और ज्यादा मेहनत से करना इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है? ज्यादातर लोग तर्कसंगत तरीके से सोचने से डरते हैं, अमीर पापा आगे बोले। वे उस नौकरी की ओर दौड़ पड़ते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। टार बेबी उनके नियंत्रण में होता है। यही मैं कहता हूं, अपने विचार चुनना। और हम ये कैसे करें? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, अमीर पापा बोले। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि झटपट घुटने के रिफ्लेक्स जैसी प्रतिक्रिया देने के बजाय विचारों का चुनाव कैसे किया जाए, जैसे सुबह की कॉफी गटागट पीकर दरवाजे से बाहर भाग जाना।
याद है मैंने पहले क्या कहा था? नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का सिर्फ अल्पकालीन समाधान है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही समस्या देखते हैं, और वह भी अल्पकालीन। महीने के अंत के बिल यही टार बेबी है। पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा होता है, या कहूं कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान उनकी जिंदगी को चला रहा होता है। इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया। हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम पर चले जाते हैं, ये पूछे बिना कि क्या कोई और रास्ता भी है। अब उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रित कर रही होती हैं, उनका दिमाग नहीं। क्या आप भावनाओं से सोचने और दिमाग से सोचने में फर्क बता सकते हैं? माइक ने पूछा। ओह हाँ बिल्कुल, मैं ये बातें हर समय सुनता हूँ, अमीर पापा ने कहा। जैसे, अरे सबको काम तो करना ही पड़ता है, या अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, मैं इस बढ़ोतरी का हकदार हूं, आप मुझे ऐसे दबा नहीं सकते, या मुझे यह नौकरी पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता, क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं? यही सवाल भावनात्मक सोच की दीवार तोड़ सकता है और आपको साफ साफ सोचने का समय दे सकता है। दुकान की ओर लौटते हुए अमीर पापा ने समझाया कि अमीर लोग सच में पैसा बनाते हैं, वे उसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के ढाल रहे थे और सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे हैं, तो हम अमीरों की सोच के बहुत करीब थे। समस्या यह थी कि पैसा बनाना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी है, लेकिन हमारे लिए गैर कानूनी। उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी तरीके भी होते हैं जिनसे शून्य से पैसा बनाया जा सकता है। अमीर पापा ने आगे बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है, बिल्कुल गधे के आगे लटकी गाजर की तरह। डर और लालच की वजह से अरबों लोग इस भ्रम को सच मानते हैं, इसलिए यह बना रहता है। पैसा असल में एक बनाई हुई चीज है। ये ताश के पत्तों का घर सिर्फ भरोसे के भ्रम और जनता के अज्ञान के कारण खड़ा है। उन्होंने उस समय अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड की बात की और बताया कि हर डॉलर का नोट असल में एक सिल्वर सर्टिफिकेट हुआ करता था। उन्हें इस अफवाह की चिंता थी कि कहीं भविष्य में देश गोल्ड स्टैंडर्ड से हट न जाए और डॉलर किसी ठोस चीज से जुड़ा न रह जाए। अगर ऐसा हुआ लड़कों, उन्होंने कहा, तो भारी तबाही मचेगी। गरीब, मध्यम वर्ग और अज्ञानी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि वे यह मानते रहेंगे कि पैसा असली है और कि जिस कंपनी या सरकार के लिए वे काम करते हैं वही उनकी देखभाल करेगी। उस दिन हम उनकी बातें पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन सालों के साथ साथ सब कुछ ज्यादा स्पष्ट होता गया। जो दूसरे नहीं देख पाते, उसे देखना। अपनी सुविधा स्टोर के बाहर पिकअप ट्रक में चढ़ते हुए अमीर पापा ने कहा, काम करते रहो लड़कों, लेकिन जितनी जल्दी तुम तनख्वाह पर निर्भर रहने का ख्याल छोड़ दोगे, उतनी ही तुम्हारी वयस्क जिंदगी आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो। उज़ाराने मयामाज़ाई में थे। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो, और बहुत जल्द तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनके बदले मैं तुम्हें कभी उतना भुगतान नहीं कर सकता। तुम वे चीजें देखने लगोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देखते। ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी देख ही नहीं पाते क्योंकि वे सिर्फ पैसे और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। इसलिए उन्हें वही मिलता है। जिस पल तुम एक मौका देख लोगे, उसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हें मौके ही दिखते रहेंगे। उस पल मैं तुम्हें अगला सबक सिखाऊंगा, ये सीख लो और तुम जिंदगी के सबसे बड़े जालों में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने दुकान से अपना सामान उठाया और मिसेज मार्टिन को अलविदा कहा। फिर हम उसी पार्क में लौट गए, उसी पिकनिक बेंच पर, और कई घंटे सोचते और बातें करते रहे। अगले हफ्ते भी हम स्कूल में यही सोचते और बातें करते रहे। फिर 2 और हफ्तों तक हम सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं फिर से मिसेज मार्टिन को अलविदा कह रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को लालायित नजरों से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट भी न मिलने की सबसे मुश्किल बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक किताबें खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। तभी जैसे ही मिसेज मार्टिन ने मुझे और माइक को अलविदा कहा, मैंने उन्हें कुछ ऐसा करते देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मिसेज मार्टिन कॉमिक बुक के पहले पन्ने को बीच से काट रही थीं। वे कॉमिक बुक के कवर का ऊपरी हिस्सा अपने पास रखती थीं और बाकी पूरी किताब एक बड़े गत्ते के डिब्बे में फेंक देती थीं। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक किताबों का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं इन्हें फेंक देती हूँ। जब नया कॉमिक माल आता है तो मैं कवर का ऊपरी हिस्सा कॉमिक वितरक को लौटा देती हूँ और उसके बदले क्रेडिट ले लेती हूँ। वह 1 घंटे में आने वाला है।
माइक और मैं 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद वितरक आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम वे कॉमिक किताबें ले सकते हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने कहा, अगर तुम इस दुकान के लिए काम करते हो और इन्हें दोबारा बेचोगे नहीं तो तुम ये किताबें ले सकते हो। याद है हमारी पुरानी बिजनेस साझेदारी? खैर, माइक और मैंने उसे फिर से शुरू कर दिया। माइक के घर के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करके हमने वहां सैकड़ों कॉमिक किताबें जमा करनी शुरू कर दी। जल्द ही हमारी कॉमिक बुक लाइब्रेरी जनता के लिए खुल गई। हमने माइक की छोटी बहन को, जिसे पढ़ाई बहुत पसंद थी, मुख्य लाइब्रेरियन के रूप में रख लिया। वह हर बच्चे से लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए 10 सेंट लेती थी। लाइब्रेरी हर दिन स्कूल के बाद दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। हमारे ग्राहक, पड़ोस के बच्चे, जितनी चाहें उतनी कॉमिक किताबें पढ़ सकते थे। 2 घंटे में जितनी चाहें उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत फायदेमंद सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक की कीमत 10 सेंट थी और वे 2 घंटे में 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के बाहर जाते समय जांच करती थी कि कोई कॉमिक उधार लेकर तो नहीं जा रहा। वह किताबों का पूरा रिकॉर्ड भी रखती थी। हर दिन कितने बच्चे आए, कौन कौन आए, और उनकी कोई टिप्पणी हो तो वह भी लिखती थी। 3 महीनों की अवधि में हमारी औसत कमाई लगभग 945 प्रति सप्ताह थी। हमने माइक की बहन को हफ्ते का $1 दिया और उसे कॉमिक्स मुफ्त पढ़ने की अनुमति दी। हालांकि वह शायद ही कभी पढ़ती थी, क्योंकि वह ज्यादातर पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने अपनी प्रतिबद्धता निभाई। हर शनिवार दुकान पर काम किया और अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठा करते रहे। वितरक से किया गया वादा भी निभाया। हमने कोई भी कॉमिक बेची नहीं। जब कॉमिक्स बहुत फटपुरानी हो जाती थीं तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक शाखा खोलने की कोशिश भी की, लेकिन माइक की बहन जितना भरोसेमंद और समर्पित कोई नहीं मिला। इतनी कम उम्र में ही हमें यह सीख मिल गई कि अच्छे कर्मचारी ढूंढना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी शुरू होने के 3 महीने बाद उस कमरे में एक लड़ाई हो गई। दूसरे इलाके के कुछ बदमाश जबरदस्ती घुस आए और माइक के पापा ने सलाह दी कि हम यह बिजनेस बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक बिजनेस बंद हो गया और हमने शनिवार को सुविधा स्टोर पर काम करना भी बंद कर दिया। लेकिन अमीर पापा बहुत खुश थे, क्योंकि वे हमें आगे और नई बातें सिखाना चाहते थे। वे इसलिए भी खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह सीख लिया था, पैसे से अपने लिए काम करवाना। दुकान पर काम करने के बदले पैसे न मिलने की वजह से हमें अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा और पैसे कमाने का एक मौका पहचानना पड़ा। अपनी खुद की कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू करके हम अपने पैसों के मालिक खुद बने, किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं रहे। सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारा बिजनेस तब भी हमारे लिए पैसा कमा रहा था जब हम वहां मौजूद नहीं थे। हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा था। हमें पैसे देने के बजाय अमीर पापा ने हमें उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज दी।